चलिए भाई एक बार कमेंट कर दीजिए सभी को, आवाज। चलिए ठीक, देखिए थोड़ा सा सिलेबस को डील करेंगे आज। आप लोग के डाउट्स आ रहे थे कि सर सब इंस्पेक्टर में क्या है, अमीन पटवारी में क्या है, राजस्व निरीक्षक में क्या है, हॉस्टल वार्डन में क्या है, कैसा सिलेबस है। तो एक थोड़ा सा ब्रीफ नॉलेज आपको होना चाहिए, तो थोड़ा सा सिलेबस को मैं डील कर रहा हूं। एक ब्रीफ नॉलेज दूंगा, बहुत डिटेल में चर्चा नहीं करूंगा मैं, एक मोटे मोटे तौर पे आपको समझाऊंगा कौन से विषय किस एग्जाम में शामिल होंगे। ठीक, एक एक करके सारे एग्जाम्स के बारे में बताऊंगा। राजस्व निरीक्षक देखेंगे, अमीन पटवारी देखेंगे, हॉस्टल वार्डन देखेंगे और सब इंस्पेक्टर देखेंगे। ये 4 एग्जाम्स की तैयारी हम लोग करा रहे हैं आपको इस बैच के थ्रू। तो इन 4 एग्जाम्स के बारे में एक ब्रीफ नॉलेज आपको पता होना चाहिए। ठीक, कुछ बच्चों के डाउट्स थे कि सर सब इंस्पेक्टर में कंप्यूटर है या नहीं है, वो सारे डाउट्स आपके दूर करूंगा मैं। 2012 में जो सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ था उसका पेपर मैंने डाउनलोड करके पूरा एनालिसिस किया है, कहां से कितने प्रश्न पूछे गए थे। तो सारी बातें समझाऊंगा, थोड़ा सा शांत होके, शांत दिमाग से जो मैं बताऊंगा उन बातों को समझेंगे। कुछ डाउट्स हैं, उससे पहले तो एक बार बता दीजिए, फीस वगैरह के बारे में बात कर लेंगे, एक बार समझ लीजिए। ठीक, एक बार समझ लीजिए फीस वगैरह कितनी है, क्या है, वो सब क्लास के बाद आप बात कर लीजिएगा। चलिए देखेंगे। तो सबसे पहले समझिए हॉस्टल वार्डन का जो सिलेबस है सबसे पहले। ठीक, उसके बाद मैथ्स स्टार्ट करूंगा। मैथ्स का मेरा लेक्चर बहुत सारा यूट्यूब में भी पड़ा हुआ है, आप डेमो के तौर पे उनको देख सकते हैं। फिर भी मैं थोड़ा सा पढ़ाऊंगा आज, आप डेमो अटेंड करने आए हैं तो आपको डेमो मिलना चाहिए। बाकी अगर आपको बहुत कुछ देखना है तो मेरे बहुत सारे लेक्चर्स यूट्यूब में अपलोड हैं, आप उनको देख सकते हैं मैथ्स के। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बातें हैं पहले उनको समझो। तो अगर मैं बात करूंगा हॉस्टल वार्डन के सिलेबस की, हॉस्टल वार्डन का जो सिलेबस है उसमें कुल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। एक एक करके सारे एग्जाम्स के बारे में देखेंगे। कुल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न होगा 1 अंक का, मतलब कुल 150 अंकों का हॉस्टल वार्डन का प्रश्न पत्र होगा। ये जो एग्जाम होगा जो कि सीजी व्यापम कंडक्ट करता है, ध्यान रखेंगे 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न होगा 1 अंक का, मतलब कुल 150 अंक का आपको प्रश्न पत्र मिलने वाला है। इसमें अगर एक ब्रीफ नॉलेज देखेंगे आप तो कंप्यूटर के 50 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 50 अंकों के होंगे, हिंदी के 10 प्रश्न होंगे, अंग्रेजी के 10 प्रश्न होंगे, गणित के 20 प्रश्न होंगे, सामान्य ज्ञान में बहुत कुछ शामिल हो जाएगा। भारत का इतिहास, भारत का संविधान, भारत का भूगोल, भारत की अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, ये सारा कुछ शामिल हो जाएगा सामान्य ज्ञान में। तो सामान्य ज्ञान से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। ध्यान रखिएगा सामान्य ज्ञान अपने आप में बहुत बड़ा सिलेबस है। भारत का इतिहास, भारत का संविधान, भारत का भूगोल, भारत की अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान मतलब भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, इसके साथ में पर्यावरण और प्रौद्योगिकी भी शामिल होगा। छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन, ये देखिए 20 प्रश्न, अच्छा खासा वेटेज है। करंट अफेयर्स मतलब खेलकूद, जो भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, करंट अफेयर, यहां से 20 प्रश्न। तो आप देखेंगे वेटेज, तो सबसे बड़ा वेटेज है कंप्यूटर का, 50 प्रश्न कंप्यूटर के सीधे सीधे पूछे जाएंगे। और एक खास बात हॉस्टल वार्डन के साथ यह है कि आपको मिनिमम 25 नंबर कंप्यूटर में लेकर ही आना है। आप यहां से मान लीजिए 100 में 100 ले आए, मान लीजिए आप यहां 100 में 100 ले आए हैं, लेकिन अगर आपके कंप्यूटर में 25 से कम नंबर हैं तो आप पेपर क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। आपको मिनिमम कंप्यूटर में 50 में से 25 नंबर लेकर आना है, इसीलिए कंप्यूटर का एक विषय पहला लगाया गया है। ठीक, अभी और भी एग्जाम्स बताऊंगा। कंप्यूटर का वेटेज बहुत बड़ा है हॉस्टल वार्डन में, यही एक कारण है कि कंप्यूटर का विषय भी शामिल किया गया है। तो पहला लेक्चर आपने कंप्यूटर का पढ़ा, आगे आगे आपको चीजें समझ में आएंगी। जो सारे पेपर्स में कॉमन है ऐसे विषय लिए गए हैं। आगे जाके मैं बात करूंगा सब इंस्पेक्टर की भी, कंप्यूटर कितना है, कहां पे है, सारी बातें करूंगा, थोड़ा सा समझिए आप। तो ये हो गया हॉस्टल वार्डन का। पूरे डिटेल में सिलेबस नहीं बता रहा हूं मैं, केवल आपको यह बता रहा हूं कंप्यूटर के 50 प्रश्न आएंगे। अब कंप्यूटर में क्या क्या आएगा इसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, वो सिलेबस आपको संबंधित फैकल्टी आके बता देंगे। दूसरा आप देख पा रहे हैं हिंदी में 10 प्रश्न आएंगे, हिंदी मतलब हिंदी व्याकरण में, अंग्रेजी व्याकरण मतलब 10 प्रश्न,
गणित के 20 प्रश्न, गणित का भी अच्छा खासा वेटेज है, 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य ज्ञान के 20 प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान के 20 प्रश्न हैं और करंट अफेयर्स के 20 प्रश्न हैं। यहां पे एक बात आपको दिख रही है, रीजनिंग यहां पे नहीं पूछता है, रीजनिंग का यहां पे वेटेज है ही नहीं, यहां पे रीजनिंग आपको देखने को नहीं मिलेगा। बाकी एग्जाम्स में रीजनिंग कहीं ना कहीं मिलेगा, लेकिन यहां पे रीजनिंग, तर्क शक्ति का जो आपका टॉपिक है, जो आपका विषय है, वो यहां पे नहीं है। तो ये हो गया आपका हॉस्टल वार्डन का एक ब्रीफ नॉलेज, दिमाग में फिट होना चाहिए कि हाँ इस विषय से इतने प्रश्न मेरे को मिलने वाले हैं। विषय में क्या क्या है वो आगे जाके आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, लेकिन आपको एक ब्रीफ नॉलेज पता होना चाहिए कि हाँ हिंदी से 10 प्रश्न आएंगे, अंग्रेजी से 10 प्रश्न आएंगे, मैथ्स से 20 प्रश्न आएंगे। इस प्रकार से एक ब्रीफ नॉलेज आपको पता होना चाहिए। तो ये हो गया छत्तीसगढ़ हॉस्टल वार्डन एग्जाम। इसका सिलेबस आप देख सकते हैं, एक ही पेपर होगा, कोई मेंस कोई इंटरव्यू नहीं होगा, 150 प्रश्न पूछे जाएंगे 150 अंकों के, कोई मेंस कोई इंटरव्यू नहीं होगा। 150 प्रश्न 150 अंक, यहीं से बनेगा आपका मेरिट लिस्ट। ठीक, कंप्यूटर में क्वालिफाई करना जरूरी है। अगर आपके कंप्यूटर में 25 से कम नंबर हैं तो आप पेपर से बाहर हो जाएंगे। तो यह हो गया आपका पहला एग्जाम छत्तीसगढ़ हॉस्टल वार्डन। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला एग्जाम जो है वो छत्तीसगढ़ राजस्व निरीक्षक, मतलब रेवेन्यू इंस्पेक्टर, आरआई का बोलते हैं जिसको, तथा अमीन पटवारी। ये दो एग्जाम का सिलेबस कॉमन है। छत्तीसगढ़ राजस्व निरीक्षक, राजस्व निरीक्षक का मतलब होता है आरआई, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, तथा अमीन पटवारी। अब इसका अगर देखेंगे कहां से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, तो 150 प्रश्न पूछे जाएंगे 150 अंकों के, 150 प्रश्न पूछे जाएंगे 150 अंक के होंगे, मतलब प्रत्येक प्रश्न होगा 1 अंक का। ध्यान रखिएगा, सही उत्तर के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग भी है, गलत के लिए आपका 0.25 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। समय आपके पास कितना रहता है, तो समय आपके पास 3 घंटे का रहता है। 3 घंटे का समय होगा, आपको सही उत्तर के लिए 1 नंबर दिया जाएगा और गलत उत्तर के लिए आपका 0.25 माइनस हो जाएगा। अब यहां पे अगर देखेंगे तो विषय वही है, ये देखिए कंप्यूटर भी है, हिंदी भी है, अंग्रेजी भी है, गणित भी है, सामान्य ज्ञान भी है, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान है, करंट अफेयर्स हैं, रीजनिंग नया ऐड हो गया यहां पे। बाकी सारे विषय वही हैं, लेकिन वेटेज कम ज्यादा हो गया। देखिए कंप्यूटर 20 प्रश्न पूछा जाएगा, जबकि हॉस्टल वार्डन में कितना था, 50। हिंदी का 10 प्रश्न, अंग्रेजी का 10 प्रश्न, मैथ्स का वेटेज बढ़ गया, 30 प्रश्न हो गए। सामान्य ज्ञान 35 प्रश्न, सामान्य ज्ञान में पूरा भारत का इतिहास, भारत का भूगोल, भारत का संविधान, भारत की अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, साथ में पर्यावरण, प्रौद्योगिकी, ये सारा कुछ सामान्य ज्ञान में शामिल होगा। छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान 15 प्रश्न, करंट अफेयर, यहीं पे खेल कूद भी शामिल हो जाएगा, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी शामिल हो जाएंगी, 15 प्रश्न है, रीजनिंग का 15 प्रश्न। तो यह है आपका राजस्व निरीक्षक तथा अमीन पटवारी का सिलेबस। तो अभी चांसेस पूरे हैं कि आने वाले समय में अमीन पटवारी का वैकेंसी आएगा। अमीन पटवारी का बहुत जल्द आने वाला है, हॉस्टल वार्डन का भी बहुत चांसेस हैं और अच्छे खासे पद आएंगे। हॉस्टल वार्डन का वैकेंसी आया तो आपको पता है अच्छे खासे पद आएंगे। अमीन पटवारी का भी लगभग 300 पद आने का उम्मीद है, ऐसा बोला जा रहा है। जो आपने पटवारी का पेपर दिया था सेम वही सिलेबस है। आप देख सकते हैं मैथ्स का और रीजनिंग का बहुत बड़ा वेटेज है। मैथ्स और रीजनिंग मिला के कुल 45 प्रश्न बन रहे हैं, मैथ्स और रीजनिंग को मिला के। तो एक विषय मैथ्स तो आपका चलेगा ही, क्योंकि मैथ्स तो सारे एग्जाम में आएगा और भर भर के आएगा। तो मैथ्स तो एक विषय आपका चलेगा ही, मैं पढ़ाऊंगा आपको डेली मैथ्स, तो मैथ्स आपका चलेगा ही, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप सिलेबस देख सकते हैं, यह है छत्तीसगढ़ राजस्व निरीक्षक तथा अमीन पटवारी का सिलेबस। ठीक, ये दोनों क्लियर हो गया होगा। इन दोनों एग्जाम्स के बारे में किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। इसके बाद आएंगे सब इंस्पेक्टर में, उसके बाद मैं आपको मैथ्स का डेमो क्लास दूंगा। तो इन दोनों एग्जाम्स के बारे में किसी के मन में कोई भी शंका है तो आप बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हैं। बताइए भाई, किसी के मन में कोई शंका है, जल्दी से बताइए। एक ब्रीफ नॉलेज आपको दे रहा हूं, बिल्कुल सामान्य अध्ययन की तैयारी कराई जाएगी। ठीक, बहुत बढ़िया।
थर्ड क्लास होगा छत्तीसगढ़ का, ध्यान रखिएगा, थर्ड क्लास होगा छत्तीसगढ़ का, क्योंकि छत्तीसगढ़ का वेटेज आपने देखा, ये देखिए हॉस्टल वार्डन में छत्तीसगढ़ का वेटेज कितने प्रश्नों का है, 20 प्रश्नों का, 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। जबकि राजस्व निरीक्षक और अमीन पटवारी में छत्तीसगढ़ का वेटेज कितने प्रश्नों का है, 15 प्रश्नों का है। तो छत्तीसगढ़ की तैयारी तो कराई जाएगी साथ साथ में, बिल्कुल हो जाएगा वैभव जी, 90 दिन में कवर हो जाएगा। एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी कराई जाएगी, विश्वास रखिए, जो तैयारी कराएंगे क्वेश्चंस उसी के आसपास रहेंगे, उससे बाहर आपको नहीं मिलने वाले। इतना अनुभव है, जो भी फैकल्टीज आपको पढ़ाएंगे उनको इतना अनुभव है कि प्रश्न कहां से आने की उम्मीद रहती है। तो आपको जो भी तैयारी कराई जाएगी एग्जाम ओरिएंटेड कराई जाएगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 90 दिन में आपका सिलेबस को अच्छी से कवर किया जाएगा, 5-10 दिन ऊपर भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आते हैं सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में। देखिए तो छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा, तो प्रारंभिक परीक्षा में कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, ध्यान रखिएगा, कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। मैंने पिछले वीडियो में गलती से 150 बोल दिया था, जब मैंने YouTube में एक वीडियो अपलोड कराया था मैंने गलती से उसमें 150 प्रश्न बोल दिए थे। तो 100 प्रश्न पूछे जाएंगे प्रारंभिक परीक्षा, जो प्री का एग्जाम होगा। ध्यान रखिएगा, अभी छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी हुआ है, वो शारीरिक माप तौल का है। शारीरिक माप तौल मतलब आपका दस्तावेज वगैरह चेक किया जाएगा, आपका शारीरिक माप तौल किया जाएगा कि आप उस पद के लिए फिट बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं। उसके बाद आप आएंगे कहां पे, प्रारंभिक परीक्षा में आएंगे। तो प्रारंभिक परीक्षा जो होगा छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर का, ध्यान रखिएगा, अभी जो एडमिट कार्ड जारी हुआ है उसमें जुलाई तक का डेट है, मतलब जुलाई तक चलेगा शारीरिक माप तौल। जो पहला चरण है सब इंस्पेक्टर का शारीरिक माप तौल का, लगभग जुलाई तक चलेगा वो। बहुत सारे बच्चों के एडमिट कार्ड में जुलाई का डेट है, मतलब जो प्री का एग्जाम होगा, जो प्रारंभिक परीक्षा होगी, ये जाएगी कहां, अगस्त एंड सितंबर तक, क्योंकि वापस से एडमिट कार्ड जारी होंगे, वापस से एडमिट कार्ड जारी होंगे प्रारंभिक परीक्षा के लिए। तो ये जो परीक्षा है प्रारंभिक परीक्षा, ये लगभग नहीं में अगस्त एंड या सितंबर मिनिमम जाएगी ही। तो आपके पास पर्याप्त समय है तैयारी करने के लिए। तो यहां पे 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए सामान्य ज्ञान लिख दिया है, अभी बताऊंगा कि 2012 में जो सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ था उसमें कहां से कितने प्रश्न पूछे गए थे, लिख दिया है यहां पे सामान्य ज्ञान। लेकिन 2012 के सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में कहां से कितने प्रश्न पूछे गए थे अभी बताऊंगा। तो बने रहेंगे आप, आगे जाके आप देखेंगे इन 100 प्रश्नों में कहां से कितने प्रश्न पूछे गए थे। ऑब्जेक्टिव होगा, टिक करना है आपको, 100 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न होगा 3 अंक का, मतलब कुल 300 अंकों का प्रारंभिक परीक्षा होगा। इसके बाद प्रारंभिक परीक्षा निकालने के बाद आप आएंगे मुख्य लिखित परीक्षा में। ये देखिए मुख्य लिखित परीक्षा, अब इसमें ये जो 3 पेपर हैं ये सभी के लिए कंपलसरी हैं, ये 3 पेपर सभी के लिए कंपलसरी हैं। पहला क्या है, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में दक्षता। तो आप देख पा रहे हैं यहां पे अंग्रेजी आएगा 75 अंक का और हिंदी आएगा 125 अंक का। तो पहला पेपर जो होगा हिंदी और अंग्रेजी भाषा का होगा, 200 अंकों का परीक्षा होगा, समय दिया रहेगा देखिए 2 घंटे का। सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य है, ध्यान रखिएगा, सभी को देना ही है एग्जाम। ये 75 अंक का होगा अंग्रेजी और हिंदी होगा 125 अंक का। दूसरा होगा सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन, मतलब जीएस का पेपर बोल सकते हैं, 200 अंकों का होगा ये भी पेपर, ये भी सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य है। तीसरा होगा एप्टीट्यूड टेस्ट, इसको मैथ्स बोल सकते हैं आप, मैथ्स का बहुत बड़ा वेटेज है एप्टीट्यूड टेस्ट। ये देखिए मैथ्स का पेपर होगा 200 अंकों का, 200 अंकों का पेपर होगा ये 3 पेपर सभी के लिए कंपलसरी हैं, ध्यान रखिएगा। प्री के बाद जब प्री का रिजल्ट आएगा, जो बच्चे प्री क्वालिफाई करेंगे, जो मेंस में जाएंगे, सभी बच्चों के लिए ये 3 पेपर तो कंपलसरी होंगे। पहला है आपका भाषा जिसमें हिंदी और अंग्रेजी भाषा, दूसरा है आपका सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन और तीसरा है एप्टीट्यूड टेस्ट। 2 पेपर और हैं लेकिन वो सभी बच्चों के लिए अनिवार्य नहीं है। इसमें विज्ञान परीक्षा है, गणित, भौतिकी और रसायन, लेकिन ध्यान रखिएगा ये सभी के लिए अनिवार्य नहीं है। लिख दिया है यहां पे, ये देखिए कौन कौन से पदों के लिए इन पेपर्स को देना है, तो लिख दिया है वो। ये डिटेल्ड अगर आपको देखना है तो एक वीडियो अपलोड किया जा चुका है, डिटेल्ड में बताया हुआ है। 5वां पेपर कंप्यूटर विज्ञान का है, ये भी लिख दिया है। ये देखिए किन किन पदों के लिए अगर आपने अप्लाई किया है तो आप
को यह पेपर देना पड़ेगा। शुरू के 3 पेपर सभी को देने हैं और ये चौथा और 5वां पेपर पद के हिसाब से देना है। किस पद के लिए आपने अप्लाई किया है वो साफ साफ यहां पे लिखा हुआ है। ठीक, तो ये मेंस का है, मुख्य परीक्षा है। अब जो मुख्य परीक्षा निकालेगा, जो मेंस का पेपर निकालेगा, उसको देना होगा शारीरिक दक्षता का एक टेस्ट। 300 अंकों का होगा ये। इसमें गोला फेंक, 1500 मीटर का दौड़, 100 मीटर का दौड़, ऊंची कूद और लंबी कूद। ये देखिए कुल 300 अंकों का होगा। इसमें कुछ नंबर्स आपको लाने कंपलसरी है क्वालिफाई करने के लिए। उससे अगर कम लाएंगे आप तो आप बाहर हो जाएंगे। इसके बाद 100 नंबर का होगा इंटरव्यू। 100 नंबर का इंटरव्यू। तो देखा जाए तो मेंस अगर 3 पेपर की बात करेंगे जो कंपलसरी है, तो मेंस हो गया 600 नंबर का, उसके बाद 300 नंबर का शारीरिक दक्षता हो गया और 100 नंबर का इंटरव्यू। ये देखिए 1000 में बनेगा आपका मेरिट लिस्ट। 1000 में बनेगा आपका मेरिट लिस्ट अगर मैं शुरू के केवल 3 पेपर की बात करूं तो। लेकिन अगर आपने इन पदों के लिए अप्लाई किया है, ये देखिए जो पद लिखे हुए हैं, इन पदों के लिए आपने अप्लाई किया है, तो आपको पेपर नंबर 4 और पेपर नंबर 5 आपको इन पदों के लिए देना होगा। तो ध्यान रखेंगे मेंस, शारीरिक दक्षता और इंटरव्यू तीनों का मिला के बनता है मेरिट लिस्ट। अब देखिए जो 2012 में पूछा गया था, छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2012, कहां से कितने प्रश्न आए थे आपके सामने लिखा हुआ है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को डाउट है कि सर सामान्य ज्ञान लिख दिया है। सामान्य ज्ञान का मतलब हो गया केवल जीएस, ऐसा कुछ नहीं है। आप देख सकते हैं कहां से कितने प्रश्न आए हैं। ये मैंने पूरा 2012 का पेपर का यहां पे एनालिसिस लिखा है। देखिए छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन 18 प्रश्न, इसीलिए एक छत्तीसगढ़ का विषय भी आपका लगेगा 3rd, क्योंकि छत्तीसगढ़ का यहां पे भी अच्छा खासा वेटेज है। व्यापम में तो है ही, आप देख पा रहे हैं सब इंस्पेक्टर की परीक्षा में भी प्रारंभिक परीक्षा में 18 प्रश्न पूछे गए थे 100 में से। भारतीय इतिहास से 8 प्रश्न, भारतीय संविधान से 7 प्रश्न, भारतीय भूगोल से 10 प्रश्न, अर्थव्यवस्था से 6 प्रश्न, गणित से भी पूछे गए हैं 9 प्रश्न। बहुत सारे बच्चों को डाउट है कि सर सामान्य अध्ययन बोला है, सामान्य ज्ञान बोला है, तो गणित आएगा क्या? प्री में आया है। 9 प्रश्न पूछे गए थे और बहुत आसान से प्रश्न। 9 प्रश्न छोटी मोटी चीज नहीं है भाई। 100 में से 9 प्रश्न केवल गणित के पूछे गए हैं, 2 तर्क शक्ति मतलब रीजनिंग के पूछे गए हैं। तो मैथ्स और रीजनिंग का वेटेज देखेंगे तो मैथ्स और रीजनिंग का वेटेज कितने प्रश्नों का है? 11 प्रश्नों का है। सबसे ज्यादा वेटेज अगर आप देखेंगे तो यहां पे छत्तीसगढ़ विषय का है 18 प्रश्नों का। आगे जाके देखिए सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान का मतलब इसमें शामिल हो जाएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। इसके अलावा पर्यावरण प्रौद्योगिकी, ये सब मिला के 15 प्रश्न पूछे गए हैं। इसका भी अच्छा खासा वेटेज है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एनवायरमेंट और टेक्नोलॉजी। ध्यान रखिएगा साइंस विषय का व्यापम में भी अच्छा खासा वेटेज होता है। जो साइंस का विषय होता है उसका व्यापम के एग्जाम्स में भी बहुत अच्छा खासा वेटेज होता है। तो आप देख सकते हैं सामान्य विज्ञान, पर्यावरण एवं प्रौद्योगिकी, ये पूरे विषयों को मिला के 15 प्रश्न पूछे गए थे। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं, खेलकूद, करंट अफेयर्स, यहां से 21 प्रश्न बने थे। ध्यान रखिए केवल करंट अफेयर के नहीं है, ये राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के भी हैं। बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं पर आधारित। इसके अलावा खेलकूद से प्रश्न पूछे गए थे, करंट अफेयर, ये सब मिला के 21 प्रश्न। जो खेलकूद उस समय का करंट अफेयर का मुद्दा होगा, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं जो करंट अफेयर का मुद्दा होगा, जो करंट में चल रही होंगी, बहुत हॉट टॉपिक्स होंगे, वहां से प्रश्न पूछे गए थे। 21 प्रश्न पूछे गए थे यहां से। कंप्यूटर से 4 प्रश्न पूछे गए थे, कंप्यूटर भी है, देख पा रहे हैं, कंप्यूटर से 4 प्रश्न पूछे गए थे। यह था 2012 का जो प्रारंभिक परीक्षा हुआ था सब इंस्पेक्टर एग्जाम का। तो ऐसा नहीं केवल सामान्य ज्ञान है, आप देख पा रहे हैं मैथ्स और साइंस भी है। साइंस तो बहुत सारा है, मैथ्स के 9 प्रश्न भी कम नहीं होते हैं एग्जाम को निकालने के लिए। वो 9 आपको पूरे 9 नंबर देंगे, मतलब एक प्रश्न 3 अंक का है, मतलब 27 नंबर देगा आपको मैथ्स। तो मान के चलिए 9-10 प्रश्न मैथ्स के आएंगे ही, मान के चलिए 9 से 10 प्रश्न आपको मैथ्स के मिलेंगे ही, कंफर्म है इस बार के एग्जाम में भी। तो बहुत सारे मार्केट में ऐसा हल्ला चल रहा है कि सामान्य ज्ञान का पेपर है, सामान्य अध्ययन का पेपर है।
तो मैथ्स और साइंस शायद ही आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप 2012 में जो पेपर हुआ था उसको देखिए, पेपर का हेडिंग है सामान्य अध्ययन, लेकिन पेपर में प्रश्न देखेंगे तो ये पैटर्न था प्रश्नों का। तो ये होगा इसका प्रारंभिक परीक्षा, ये विषय आपको कवर करने हैं। तो ये जो बैच चलेगा 3 महीने लगभग चलेगा, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी कराई जाएगी, जो भी आपके सिलेबस में है। आपने देखा सारे जो एग्जाम्स हैं, टॉपिक्स आपको वही कवर करने हैं, विषय आपको वही पढ़ने हैं। पहला विषय आपका कंप्यूटर लगेगा, कुछ दिन में कंप्यूटर खत्म हो जाएगा। उसके बाद भारत का सामान्य अध्ययन, जैसे भारत का इतिहास या भारत का भूगोल या भारत की अर्थव्यवस्था या भारत का संविधान, कोई भी एक विषय आपका स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे करते हुए 3 महीना में आपका संपूर्ण सिलेबस हो जाएगा। अभी जो स्टार्ट हुई है क्लासेस, उसमें पहली क्लास होगी कंप्यूटर की। पहली जो क्लास होगी वो कंप्यूटर की होगी रेगुलर, जब तक कंप्यूटर खत्म नहीं होता। दूसरी क्लास होगी गणित की, और तीसरी क्लास होगी छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन। क्योंकि आपने देखा है लगभग सभी एग्जाम्स में गणित तो है ही। आपने यहां तक देखा छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर परीक्षा में भी गणित के 9 प्रश्न पूछा है। तो गणित का व्यापम में तो बहुत बड़ा वेटेज है, तो गणित तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। छत्तीसगढ़ का भी हर एग्जाम में अच्छा खासा वेटेज है, कंप्यूटर का भी व्यापम के एग्जाम्स में बहुत अच्छा खासा वेटेज है। सब इंस्पेक्टर में प्री में थोड़ा सा कम है, प्री में 4 ही प्रश्न पूछे गए थे। मैथ्स का प्री में देखेंगे तो 9 प्रश्न पूछे गए। लेकिन अगर मैथ्स की बात करेंगे तो मैथ्स का मेंस में आपने देखा एसआई का जो मेंस होगा उसमें 200 नंबर का मैथ्स आएगा, 200 नंबर का, तो वहां पे भी काम आएगा ये। तो ये एग्जाम का एक ब्रीफ नॉलेज मैंने आपको दिया है कि आपके दिमाग में सेट होना चाहिए कि हां इस एग्जाम में यहां से इतने प्रश्न आने वाले हैं। चलिए अब जो आपके डाउट्स हैं उनको मैं देखता हूं। हाँ, सब इंस्पेक्टर के प्रीलिम्स एग्जाम तक सिलेबस हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। जनरल नॉलेज सामान्य अध्ययन की क्लास भी होगी, कोशिश करते हैं हम लोग, हो सका तो चौथी क्लास आपकी लगा दी जाएगी। कुछ आने वाले दिनों में चौथी क्लास आपकी भारत के इतिहास की लगाई जाएगी। भारत का इतिहास आने वाले 4-5 दिनों में आपकी 4th क्लास भी आरंभ हो जाएगी, भारत का इतिहास। वैसे भी डेटा बहुत कम खर्चा होता है, ये जो ऐप में क्लासेस चल रही हैं डेटा बहुत कम खर्च होता है, और डेटा अगर खर्च भी हो रहा है तो आप थोड़ा मैनेज कर लीजिए। 4 घंटा 3.5 घंटा आप दीजिए हम लोगों को, हम लोगों के साथ तैयारी करिए, आपकी तैयारी बहुत अच्छी से हो जाएगी। तो आने वाले 4-5 दिनों के अंदर गारंटी दे रहा हूं मैं बोल रहा हूं, इस बात को मान लीजिए, भारत का इतिहास भी आपका आने वाले 4 से 5 दिनों में चौथी क्लास आपकी आरंभ हो जाएगी। शुरुआत है तो बहुत ज्यादा लोड ना बढ़े, इसीलिए हम लोगों ने 3 ही क्लास रखी है। एक प्लान था कि भारत का इतिहास भी रखा जाए, जिससे भारत का सामान्य अध्ययन भी साथ साथ चलता रहे आपका। लेकिन शुरुआत में केवल 3 ही क्लास रखी गई है, लेकिन आने वाले 4 से 5 दिनों में भारत का इतिहास भी स्टार्ट हो जाएगा। 3 महीने में आराम से सिलेबस हो जाएगा, बहुत अच्छी से हो जाएगा। बिल्कुल पीडीएफ मिल जाएगा आपको, करंट अफेयर भी होगा, बिल्कुल करंट अफेयर्स की क्लासेस भी होंगी, रेगुलर क्लासेस लगेंगी करंट अफेयर्स की भी। करंट अफेयर का बहुत अच्छा खासा वेटेज है, ये देखिए व्यापम के एग्जाम्स में भी अच्छा वेटेज है, 15 प्रश्न तो व्यापम के एग्जाम्स में भी बनते हैं, तो अच्छा खासा वेटेज है करंट अफेयर का, तो उसकी क्लासेस तो लगेंगी ही। बताइए कुछ और डाउट है किसी को? बिल्कुल पूजा जी, मैथ्स एकदम 0 से ही स्टार्ट करेंगे, मैथ्स एकदम 0 से स्टार्ट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कुछ और डाउट है जल्दी से बताइए, फिर स्टार्ट करेंगे आज का डेमो लेक्चर। फीस के बारे में आप कांटेक्ट नंबर जो दिया गया है उस पर बात कर लीजिएगा। संपूर्ण सिलेबस की फीस 4500 है। संपूर्ण सिलेबस मतलब आपका पूरा 3 महीने तक संपूर्ण पाठ्यक्रम जो होगा उसकी फीस 4500 है। इसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियो भी दिया जाएगा, जो भी आपको पढ़ाया जाएगा। जैसे मैं जो लेक्चर ले रहा हूं, ये लेक्चर एज इट इज आपको प्रोवाइड किया जाएगा, रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, साथ में जो मैं पढ़ा रहा हूं इसकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। ठीक, तो फीस नॉमिनल ही है, बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि संपूर्ण पाठ्यक्रम होगा। 3 महीने रेगुलर क्लासेस चलेंगी, संडे को एक्स्ट्रा क्लासेस भी हो सकती हैं। और इसके अलावा कुछ आपको बता दिया जाएगा, पीडीएफ रिकॉर्डेड वीडियो कहां से देख सकते हैं आपको बता दिया जाएगा। टीचमेंट ऐप में ही अपलोड हो जाएगा, 1-2 दिन में उड़ान का ऐप भी स्टार्ट हो जाएगा, तो आपको वहां पे एनरोल करना होगा। सारा कुछ आपको
रेगुलर प्रोवाइड किया जाएगा, वीडियो भी और पीडीएफ भी। तो उसकी चिंता मत करिए, पीडीएफ और वीडियोस आपको रेगुलर प्रोवाइड किए जाएंगे, उसकी चिंता बिल्कुल मत करिए। पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ डिलीट नहीं होगा 24 घंटे में, ठीक। पीडीएफ आप देख सकते हैं, वो डिलीट नहीं करेंगे हम। पीडीएफ आप देख सकते हैं, उसको डिलीट नहीं करेंगे। आप पीडीएफ को जब तक कोर्स चल रहा है आसानी से देख सकते हैं। बात कर लीजिएगा राकेश जी, जैसा भी होगा। जो बच्चे मैथ्स और सीजी का क्लास ऑलरेडी ले चुके हैं शाम वाले में, उनको जो भी करना है, जो बचे विषय हैं वो करना है, तो उसके लिए आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर मैथ्स वगैरह भी आप देखते हैं तो आपको नया ही मिलेगा, नए क्वेश्चंस ही मिलेंगे, रिपीटेड क्वेश्चंस नहीं होंगे, कुछ ना कुछ नया ही मिलेगा। तो प्रैक्टिस आप साथ साथ में कर सकते हैं, रिवीजन के तौर पे आप कर सकते हैं, आपको नया ही मिलेगा। पुराना कुछ क्वेश्चंस रहेगा, नया अपडेटेड क्वेश्चंस ही रहेंगे। बिल्कुल हो जाएगा मुकेश कुमार जी, ठीक। चलिए, तो ध्यान रखेंगे, मैंने पूरे एग्जाम्स के बारे में आपको समझा दिया है। जो आपके डाउट्स थे कौन से एग्जाम में कितना वेटेज है, तो कंप्यूटर को लगाने का हमारा उद्देश्य यही था कि व्यापम के जो एग्जाम्स हैं और सब इंस्पेक्टर का जो एग्जाम है उसमें कंप्यूटर का वेटेज है, थोड़ा सा सब इंस्पेक्टर में कम है लेकिन फिर भी है। तो कंप्यूटर कुछ दिन चलेगा, खत्म होने के बाद आपका दूसरा विषय चालू हो जाएगा और हमारी पूरी कोशिश है कि 4-5 दिनों के अंदर भारत का इतिहास चौथी क्लास आरंभ हो जाए, आपकी 4th क्लास में भारत का इतिहास स्टार्ट हो जाएगा। अभी कुछ दिनों तक आपकी 3 क्लासेस चलेंगी, कंप्यूटर, गणित और छत्तीसगढ़। चलिए, बहुत बढ़िया। टेस्ट आपको संडे देना होगा। संडे को आपको साप्ताहिक और टॉपिक वाइज टेस्ट आपके ऐप में ही प्रोवाइड किया जाएगा, तो आप उसमें टेस्ट दे सकते हैं। चलिए स्टार्ट करें फिर आज का जो लेक्चर है। थोड़ा सा डेमो देख लीजिए, वैसे आप लोग डेमो देखे होंगे यूट्यूब में, तो डेमो ज्यादा दिखाने की आवश्यकता तो नहीं है मेरे को, क्योंकि आप लोग डेमो यूट्यूब में देख लिए हैं, बहुत सारे डेमोस पड़े हुए हैं। मेरा मेन उद्देश्य था आप लोग के जो डाउट्स हैं एग्जाम को लेके, कौन से एग्जाम में कितना वेटेज होगा, क्या होगा, वो क्लियर करना। तो व्यापम के एग्जाम्स में मेंस नहीं होगा, केवल एक ही पेपर होगा। सब इंस्पेक्टर थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर है, मैंने आपको समझा दिया है। वो बात कर लीजिएगा महेश कुमार जी। चलिए ठीक है, आप लोग देख के आए हैं मतलब। चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा समझ लीजिए मैथ्स का सिलेबस क्या है, देख लीजिए एक बार। मैथ्स का क्या सिलेबस है थोड़ा सा देख लीजिए, जो पुराने बच्चे भी देख रहे हैं देख लीजिए। जितना पढ़ेंगे, मैथ्स एक ऐसा विषय है, देखिए मैथ्स एक ऐसा विषय जो आपको व्यापम की परीक्षाओं में और सब इंस्पेक्टर में सिलेक्शन दिलाएगा, क्योंकि मैथ्स का व्यापम में तो एक तरफा वेटेज है, और साथ में अगर देखेंगे सब इंस्पेक्टर के मेंस में तो 200 नंबर का मैथ्स था, 200 नंबर का, बहुत बड़ी बात है। 200 में 200 भी ला सकते हैं आप, और व्यापम में 45 प्रश्न मैथ्स और रीजनिंग के हैं। तो मैथ्स और रीजनिंग एक ऐसा विषय है जो आपको पूरे में पूरे नंबर देगा। एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रॉपर आप नोट्स बनाते चलिए, प्रैक्टिस शीट को सॉल्व करते चलिए, कहीं पे कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो थोड़ा सा एक मैं ओवरव्यू आपको दे देता हूं, क्या क्या टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। तो देखिए सब इंस्पेक्टर में ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि मैथ्स में क्या क्या पूछेगा। अगर मैं प्री की बात करूं, सब इंस्पेक्टर के प्रीलिम्स एग्जाम की अगर मैं बात करता हूं, तो ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि ये टॉपिक पूछे जाएंगे। तो आपको जो कॉमन टॉपिक्स हैं मैथ्स में वो सारे कवर करने पड़ेंगे। ऐसा अलग से लिखा नहीं है सब इंस्पेक्टर के प्री में कि मैथ्स में ये टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। तो आपको लगभग पूरा मैथ्स पढ़ना पड़ेगा। तो मैथ्स के अगर मैं टॉपिक्स की बात करूं, क्या क्या टॉपिक्स हैं, तो देखिए पहला जो टॉपिक है व्यापम में जो लिखा गया है, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्याओं पर आधारित संक्रियाएं। मतलब संख्याओं के बारे में आपको पढ़ना है कि भाई संख्या क्या होती है, संख्या कितने प्रकार की होती है, ठीक, नंबर क्या होता है, नंबर्स के टाइप कितने होते हैं। उसमें आप आगे जाके देखेंगे वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सारा कुछ आप देखेंगे। तो पहला जो टॉपिक है ये संख्याओं के बारे में है। आपको संख्याओं के बारे में जानकारी रखनी है। संख्या क्या होती है, संख्या कितने प्रकार की होती है, संख्याओं पे किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, बेसिक कैलकुलेशन को सीखेंगे। उसके बाद अगला चैप्टर है संख्याओं का वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, गुणनखंड, घातांक और करनी। ठीक, यहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, बेसिक चैप्टर है ये भी। यहां पे आगे जाके आप पढ़ेंगे पूर्ण वर्ग, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं पूर्ण वर्ग से, परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं जिसको, परफेक्ट स्क्वायर, वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, घातांक और करनी।
अगला चैप्टर आप देख पा रहे हैं महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। इससे इंपॉर्टेंट चैप्टर मैथ्स में है ही नहीं। दो दो तीन तीन प्रश्न एक एक एग्जाम में यहां से बने हैं। इसको बोलते हैं एचसीएफ एंड एलसीएम, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अगला चैप्टर है भिन्न संख्या एवं उनकी संक्रियाएं, फ्रैक्शनल नंबर, देखेंगे सब। नेक्स्ट है औसत, चाल, समय और दूरी, एवरेज। ये देखिए औसत मतलब एवरेज, चाल मतलब स्पीड, समय मतलब टाइम, दूरी मतलब डिस्टेंस। ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक। यहां से बहुत सारे चैप्टर कवर करने हैं आपको। औसत पूरा कवर करना है, समय और दूरी, रेलगाड़ी, नावधारा, समय और कार्य, पाइप और टंकी। इस प्रकार से बहुत सारे चैप्टर इसमें छुपे हुए हैं। लग रहा है एक चैप्टर, लेकिन बहुत सारे चैप्टर हैं ये। औसत पूरा कवर करेंगे, चाल लिख दिया है, दूरी लिख दिया है, यहां पे समय और दूरी का चैप्टर आएगा, रेलगाड़ी का चैप्टर आएगा, नावधारा का आएगा, समय और कार्य का आएगा, पाइप और टंकी भी आएगा। तो ये कुछ चैप्टर्स हैं जो आपको कवर करने हैं। अगर देखा जाए तो यहां पे आपको बेसिक सीखना है पूरा। ये सारे चैप्टर्स जो हैं ये पूरे बेसिक चैप्टर हैं। 9th 10th तक का ही मैथ्स कवर करना है आपको, उससे आगे का मैथ्स है ही नहीं। मतलब पूरा बेसिक मैथमेटिक्स आपको सॉल्व करना है। 11th का 12th का कुछ भी मैथ्स आपको कवर नहीं करना है। 9th 10th तक का ही मैथ्स, मतलब क्लास 1 से लेके क्लास 10th तक का जो भी मैथ्स आपने पढ़ा है वही मैथ्स पढ़ना है आपको। थोड़ा सा अप्रोच चेंज हो जाएगा, थोड़े से क्वेश्चंस टफ आ सकते हैं, बाकी मैथ्स के टॉपिक्स वही हैं, कुछ अलग टॉपिक्स नहीं हैं। तो आगे जाके देखेंगे, ये पूरे चैप्टर को आगे जाके देखेंगे, एक एक चैप्टर के बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे। ये सब चैप्टर बहुत टफ लगते हैं बच्चों को, समय, दूरी, नावधारा, रेलगाड़ी सुन के ही डर लगता है, लेकिन बहुत आसान तरीके से बहुत अच्छी से कवर करेंगे। कहीं पे कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। जो भी चैप्टर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तीय, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूं। आपको मैथ्स में, रीजनिंग में मैं पढ़ाऊंगा, एकदम बेसिक से पढ़ेंगे, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे बढ़ेंगे आप तो आप देख पा रहे हैं इकाई 2 में लिखा हुआ है बीज गणित, मतलब बीज गणित के मूलभूत नियम और संक्रियाएं। बीज गणित के मूलभूत नियम जो फॉर्मूलेज होते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल क्यूब, जितने भी फॉर्मूले होते हैं आजकल तो ट्रेंड में ऐसे फॉर्मूले बने हुए हैं। ये देखिए, चाहे पीएससी हो चाहे व्यापम हो, इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछ रहा है, इस प्रकार के प्रश्न बन रहे हैं। थोड़े से लेवल को बढ़ा दिया है, इस प्रकार के प्रश्न बन रहे हैं। इन फॉर्मूलों को याद करना पड़ेगा, इन फॉर्मूलों पर जो रिजल्ट हैं उनको याद करना पड़ेगा। तो जितने भी फॉर्मूले बनते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो, a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, जितने भी फॉर्मूले बनेंगे वो सारे फॉर्मूलों पर आधारित प्रश्न देखेंगे। एक एक फॉर्मूला को लिखेंगे, उस पे कितने प्रश्न बन सकते हैं, सामने वाला कितने प्रश्न बना सकता है, वो सारे प्रश्नों को देखेंगे। फिर है एक चर एवं दो चर वाले रैखिक युगपत समीकरण, जो रैखिक और युगपत समीकरण बनेगा उसको भी देखेंगे। ये रिपीट हो गया है, इसको काट दीजिए। औसत, चाल, समय, दूरी, ये रिपीट हो गया है, ये पहले ही बता चुका। उसके बाद इकाई 3 में आएगा अनुपात और समानुपात। यहीं पे आपको पढ़ना पड़ेगा मिश्रण भी, क्योंकि अनुपात का ही एप्लीकेशन मिश्रण है, मतलब एलिगेशन। यहीं पे आपको पढ़ना पड़ेगा साझा, मतलब पार्टनरशिप, अनुपात का ही एप्लीकेशन है ये। इसके बाद आता है प्रतिशत, क्रय विक्रय मूल्य, लाभ हानि, परसेंटेज एंड प्रॉफिट लॉस, बहुत इंपॉर्टेंट। जैसा कि आप जानते हैं लगभग हर एग्जाम में यहां से प्रश्न पूछे ही जाएंगे, इसकी तो एकदम गारंटी रहती है कि यहां से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। फिर है आपका ब्याज। ब्याज में 2 प्रकार के ब्याज, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। तो आपको समझाऊंगा क्या अंतर होता है। केवल आप लोग रटे हैं इनके फॉर्मूले कि सर चक्रवृद्धि ब्याज के फॉर्मूले पता है हमको, फॉर्मूले कहां से आए हैं, उनका बेस क्या है। परसेंटेज से ही पूरा पूरा लिंक होता है। ये परसेंटेज अगर आपने पढ़ा है तो लाभ हानि, एसआई और सीआई, मतलब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज सबसे आसान लगेगा। केवल जो टर्म्स है वो चेंज होंगे, नाम चेंज हो जाएंगे, बाकी पूरा चैप्टर सेम है।
बच्चे गलती क्या करते हैं, रैंडम कोई भी चैप्टर उठा लेते हैं, कोई भी चैप्टर रैंडमली उठा लेंगे और पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ऐसा नहीं है, सीक्वेंस से पढ़ना है। अगर आप प्रतिशत पहले पढ़े हैं तब जाके आपसे लाभ हानि बहुत अच्छी से बनेगा। अगर प्रतिशत पढ़े ही नहीं है तो लाभ हानि को समझने में दिक्कत होगी। अगर प्रतिशत पढ़े हैं तो भी तो आपको एसआई और सीआई बनेगा। अगर प्रतिशत ही नहीं पढ़े हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज कैसे बनाओगे? लिंक होता है पूरा चैप्टर, तो एकदम सीक्वेंस से पढ़ना होता है। गलतियां यहीं पे होती है, कुछ भी चैप्टर पढ़ाने वाला पढ़ाना स्टार्ट कर देता है और पढ़ने वाला पढ़ना स्टार्ट कर देता है। यही गलतियां तो नहीं करनी है आपको। पहले बेसिक सीखना है। बेसिक मतलब ये चैप्टर्स, ये देखिए, नंबर सिस्टम पूरा बेसिक चैप्टर है। यहां पे कैलकुलेशन सीखेंगे आप, यहां पे पढ़ेंगे वी बॉड मास रूल क्या होता है, मॉडुलस क्या होता है, जिससे आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग होगा। कैलकुलेशन ही तो वीक हो जाता है। फिर कंसेप्ट समझ में आ गया, कैलकुलेशन समझ में आ रहा है, तो यहां पे पूरा कैलकुलेशन सीखेंगे कि कैलकुलेशन कैसे होता है। तो पूरा कैलकुलेशन आपको सिखाऊंगा यहां पे वी बॉड मास के थ्रू। वी का मतलब क्या होता है, बी का मतलब क्या होता है, कि एक बात को देखेंगे। कहां पे कंफ्यूजन होता है, ओ को लेके बहुत कंफ्यूजन होता है। ओ का मतलब होता है ऑफ, हिंदी में बोलते हैं का, तो बच्चों को लगता है ये तो गुड़ा है, तो गुड़ा लगा देते हैं। इतना ही नहीं है, बहुत कुछ सीखने को है। तो बेसिक कैलकुलेशन पहले सीखेंगे तभी तो प्रतिशत लाभ हानि करेंगे ना यार। जब बेसिक ही आप नहीं सीखे हैं तो काहे का प्रतिशत लाभ हानि बनेगा आपसे? तो दिक्कत यही होती है। जिनको मैथ्स में डर है, मैथ्स जिनका वीक लगता है, जिनको दिक्कत यही है कि वो बेसिक से पढ़ना स्टार्ट नहीं किए हैं। वो केवल क्या करते हैं, ट्रिक को पढ़ते हैं और प्रश्न को सॉल्व करना चाहते हैं। क्लास में तो बन जाएगा लेकिन एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। एग्जाम में क्वेश्चंस ट्रिक से नहीं बनेंगे, वो आपका बेसिक ही बनाएगा, क्वेश्चन को कंसेप्ट ही बनाएगा। अगर आप सोचेंगे ट्रिक से आप क्लास में क्वेश्चंस कर पा रहे हैं तो एग्जाम में भी कर लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। एग्जाम में क्वेश्चंस बनेंगे केवल बेसिक सीखने से, कंसेप्ट सीखने से। सीक्वेंस से चलना है, ये सीक्वेंस से ही चैप्टर लिखे हुए हैं, सीक्वेंस से ही चलना है आपको। एलसीएम एचसीएफ आपको हर चैप्टर में मिलता रहेगा। बच्चों को केवल ये लगता है एलसीएम निकाल दो सर, एचसीएफ निकाल दो, तरीका तो पता है, इससे थोड़ी काम चलेगा। पता होना चाहिए एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है। अगर 2 4 6 का एलसीएम 12 निकाल रहा हो तो ये 12 क्या है, ये पता होना चाहिए। 2 4 6 का एचसीएफ 2 निकाल रहा हो तो 2 क्या है, ये पता होना चाहिए, तभी इसका एप्लीकेशन बनेगा आपसे। गलतियां नहीं करनी है, एकदम बेसिक से पढ़ना है। तो ये कुछ चैप्टर्स और लिखे हुए हैं, इसके अलावा कुछ और चैप्टर्स भी हैं। ये देखिए, रेखा एवं कोण, ये ज्योमेट्री का पूरा एप्लीकेशन है, ये ज्यामिति का एप्लीकेशन है पूरा। त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त, गोला, बेलन, शंकु, घन, घनाभ, ये कुछ और चैप्टर्स हैं, इनको भी कवर करना है आपको। लगभग इतने चैप्टर्स आपको कवर करने हैं। समय बचा मेरे पास तो क्रमचय, संचय और प्रायिकता को भी मैं पढ़ाऊंगा। क्रमचय, संचय और प्रायिकता, अगर समय बचा तो ये चैप्टर भी कवर करेंगे। परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत मजा आएगा पढ़ने में आपको। मतलब इससे अच्छा चैप्टर है ही नहीं, और बच्चों को सबसे टफ लगता है ये। पढ़ाऊंगा तो आपको चीजें दिखने लगेंगी कि अच्छा ऐसे बन रहा है सर, अच्छा ऐसे प्रायिकता निकलता है, ये प्रायिकता होता है, आपको क्लियर हो जाएगा पूरा। वो सबसे बच्चों को डर इसी में लगता है, प्रायिकता नाम सुने मतलब डर लग रहा है। ऐसा कुछ डरना ही नहीं है आपको। पढ़ाऊंगा एकदम बेसिक, एकदम बच्चों टाइप से ट्रीट करेंगे अपन। सोचना बच्चों जैसे है। अगर टॉपिक्स 10th तक के हैं तो सोचना भी कैसा होगा, बच्चों के जैसा। एकदम बच्चों के जैसे पढ़ेंगे, जैसे क्लास 1 क्लास 2 की क्लासेस चलती हैं वैसे पढ़ेंगे, तभी जाके मैथ्स बनेगा, तभी मैथ्स से डर दूर होगा आपका। तो क्लास से जुड़े रहेंगे तो मैं इसकी गारंटी दे रहा हूं कि आप मैथ्स में 95%, मैं इसकी गारंटी दे रहा हूं कि मैथ्स में आप 95% क्वेश्चन तो करके ही आएंगे। अगर आप लगातार मेरी क्लास से जुड़े हैं तो मैथ्स में 95% क्वेश्चन करके आएंगे। तो मैथ्स में अगर डर होगा तो डर आपका खत्म हो जाएगा, आपको खुद इंप्रूवमेंट आप में दिखाई देगा। और वैसे होशियार हो आप लोग, देख ही के आए हो डेमो वगैरह, तो ज्यादा डेमो देने की आवश्यकता मेरे को नहीं है। मैं एक बार सिलेबस को पूरा डिटेल में बता रहा हूं आपको, ठीक। तो यहां तक बताइए, कुछ बातचीत करना है, कुछ पूछना है? इंग्लिश में बोलता रहूंगा बिल्कुल, ठीक। मैं ध्यान नहीं दिया कमेंट को, इंग्लिश में बोलता रहूंगा मैं, कुछ बच्चे हैं इंग्लिश वाले भी।
ठीक, बोलता रहूंगा। गोला मतलब स्फेयर, बेलन मतलब सिलेंडर, शंकु मतलब कोन, क्यूब एंड क्यूबॉइड, ये सब तो पता ही होगा। लाइन एंड एंगल, चतुर्भुज, त्रिभुज, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल। जब आएंगे चैप्टर में तो हिंदी इंग्लिश दोनों बोल दूंगा मैं। एसआई में रीजनिंग का केवल 2 ही प्रश्न आया था। ये देखिए मैंने बताया था अभी, एसआई में रीजनिंग का केवल 2 ही प्रश्न आया था प्री में। मेंस में ऐसा कुछ लिखा नहीं है। एसआई के मेंस में एप्टीट्यूड टेस्ट लिखा है, तो एप्टीट्यूड टेस्ट में रीजनिंग आना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि एप्टीट्यूड में रीजनिंग का प्रश्न पूछता ही है। जैसे सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा आप देंगे, सिविल सर्विसेज का एग्जाम, तो उसमें पहला पेपर दूसरा पेपर 2 पेपर होते हैं। दूसरा पेपर लिखता है सीसेट, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, लेकिन उसमें मैथ्स और रीजनिंग दोनों पूछता है। तो हो सकता है रीजनिंग पूछे, मेरे को जहां तक उम्मीद है रीजनिंग पूछ सकता है। बाकी सिलेबस के ऊपर देखना पड़ेगा मेरे को। चलिए, कुछ डाउट्स हैं आप लोग के तो पूछिए जल्दी से। अमन, कंसेप्ट वही है, क्वेश्चंस चेंज हो सकते हैं थोड़े। कंसेप्ट तो वही है, क्वेश्चंस थोड़े से चेंज हो सकते हैं, नए क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। मैथ्स ज्यादा वीक है तो मैथ्स में दिक्कत नहीं होगा, वो मेरे पे छोड़ दीजिए आप, केवल आपको मेहनत करना है। चलिए, तो पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पहला जो बेसिक चैप्टर है वो है आपका संख्या पद्धति। उससे पहले रीजनिंग का एक मोटे मोटे तौर पे सिलेबस देख लो। रीजनिंग का मोटे मोटे तौर पे सिलेबस देख सकते हैं। ये देखिए, सामान्य मानसिक योग्यता, इसको रीजनिंग बोलते हैं। गिने चुने चैप्टर है इसमें, एकदम गिने चुने। ये आपको लग रहा है बहुत बड़ा, लेकिन एकदम गिने चुने चैप्टर्स हैं। ठीक, मुश्किल से 8-9 चैप्टर पढ़ने हैं रीजनिंग के। रीजनिंग का थोड़ा सा सिलेबस आसान है, तो रीजनिंग में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो चैप्टर है आपका, पहला जो चैप्टर है वो है आपका संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, इसको बोलते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, ठीक। केवल सुनिए मेरी बातों को, क्योंकि समय आज ज्यादा नहीं है, कल से मेन टॉपिक पे आऊंगा मैं। आज केवल मेरी बातों को समझिए। संख्याओं के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज मैं आपको बता रहा हूं। लिखने की आवश्यकता नहीं है, पूरा आपको रिटर्न नोट्स मिल जाएगा, पीडीएफ आपको पूरा मिल जाएगा। जो मैं बोल रहा हूं, जो परिभाषा मैं बोलूंगा, केवल समझिए, आपको पूरा नोट्स पीडीएफ में मिल जाएगा। तो संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, ये आपका पहला बेसिक चैप्टर है। अगर बात करेंगे यहां से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, तो सीजी व्यापम के जो एग्जाम्स होते हैं, सीजी व्यापम के जो एग्जाम्स होते हैं, यहां से 2 से 3 प्रश्न हर एग्जाम में पूछे ही गए हैं। 2 से 3 प्रश्न हर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो यहां पे आपको कवर करना है संख्या क्या होती है, संख्या कितने प्रकार की होती है, उस पे किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं संख्या क्या होती है, केवल समझेंगे, आपको नोट्स मिल जाएगा शाम तक पूरा लिखा हुआ। अगर मैं बात करूं संख्या क्या होती है, नंबर होता क्या है, तो आप इसकी परिभाषा बोल सकते हैं। संख्या क्या होती है, तो मैं बोल सकता हूं संख्याएं वे गणितीय वस्तुएं होती हैं। लिखने की आवश्यकता नहीं है आपको। संख्याएं वे गणितीय वस्तुएं होती हैं, मतलब मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स। संख्याएं वे गणितीय वस्तुएं होती हैं, मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स, जिनका उपयोग मापने में, गिनने में, इत्यादि चीजों में किया जाता है। इत्यादि चीजों में किया जाता है। तो आसान सी परिभाषा है संख्या की, आप देख सकते हैं। संख्याएं वे गणितीय वस्तुएं होती हैं जिनका उपयोग आप मापने में करते हो, गिनने में करते हो, इत्यादि चीजों में किया जाता है। Numbers are the mathematical objects which are used for measuring, counting, etc. सिंपल सी बात है ना, संख्या का उपयोग आप मापने में करते हो, किसी भी चीज को मापना है, काउंट करना है। इसके अलावा बहुत सारा यूज होता है संख्या का। गणितीय वस्तुएं बोल सकते हैं आप इसको, मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स। तो एक आसान सी परिभाषा यहां लिखी हुई है, संख्याएं वे गणितीय वस्तुएं होती हैं जिनका उपयोग मापने में, गिनने में, इत्यादि चीजों में किया जाता है। मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स विच आर यूज्ड फॉर मेजरिंग, मतलब मापना, काउंटिंग मतलब गिनना, इत्यादि चीजों में किया जाता है। अगर मेन मुद्दे पे आऊं मैं, तो मेन मुद्दा यह है कि संख्या कितने प्रकार की होती है। संख्या कितने प्रकार की होती है, तो संख्या मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। एक होती है वास्तविक संख्या,
एक होती है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या को बोलते हैं रियल नंबर, रियल नंबर। दूसरी होती है काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या को बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। तो संख्याएं मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, वास्तविक संख्या होती है और काल्पनिक संख्या होती है। समझते जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये समझेंगे तभी क्वेश्चंस आगे जाके बनेंगे आपसे। तो आपने सबसे पहले समझा संख्या होती क्या है, उसके बाद संख्या मुख्यतः दो प्रकार की होती है, एक होती है वास्तविक और दूसरी होती है काल्पनिक, मतलब रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। अब काल्पनिक संख्या सिलेबस में नहीं है आपके, काल्पनिक संख्या आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, काल्पनिक संख्या आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। अगर मैं बोलूं काल्पनिक संख्या होती क्या है, आपने सिलेबस देखा था, काल्पनिक संख्या नहीं है। फिर भी अगर मैं बोलूं काल्पनिक संख्या कैसी दिखाई देती है, तो आप ध्यान रखिएगा, वर्गमूल में अगर ऋणात्मक रूप में कोई संख्या है तो उसको आप क्या बोलते हैं, काल्पनिक संख्या बोलते हैं। ये देखिए, वर्गमूल में अगर ऋणात्मक रूप में कोई भी संख्या आपको दिखाई दी तो आप उसको क्या बोलेंगे, काल्पनिक संख्या बोलेंगे। तो काल्पनिक संख्या होती क्या है, ऐसी संख्याएं जो वर्गमूल में ऋणात्मक रूप में रहती हैं उसको बोलेंगे आप काल्पनिक संख्याएं। वर्गमूल -5, स्क्वायर रूट -5, वर्गमूल -8, स्क्वायर रूट -8, तो ये सारी संख्याएं क्या हैं, काल्पनिक संख्याएं हैं। इनका उपयोग आप रियल लाइफ में नहीं करते हैं, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, काल्पनिक मतलब जो केवल कल्पना में हो, जो केवल इमेजिनेशन में हो, उसको आप क्या बोलेंगे, काल्पनिक बोलेंगे। जो केवल इमेजिनेशन में हो, कल्पना में हो, जिनका रियल लाइफ में कोई उपयोग ना हो, उसको आप क्या बोलेंगे, काल्पनिक। तो काल्पनिक संख्या आपके सिलेबस में, पाठ्यक्रम में नहीं है। फिर भी अगर आपके मन में यह शंका थी कि होती कैसे है, दिखाई कैसे देती है, तो आप देख सकते हैं वर्गमूल में ऋणात्मक रूप में अगर हैं तो वे संख्याएं क्या होंगी, काल्पनिक संख्याएं होंगी। एक और आपने पढ़ा होगा यहां पे आई के बारे में, आई का वैल्यू आपने पढ़ा होगा 9th में, वर्गमूल -1 होता है, ऐसा आपने पढ़ा होगा। आई का जो वैल्यू होता है वर्गमूल -1। आई का मतलब क्या, इमेजिनरी नंबर। आई का मतलब क्या होगा, इमेजिनरी नंबर। इसका वैल्यू होता है वर्गमूल -1। अब देखो, जैसे वर्गमूल -5 है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, वर्गमूल 5 गुणा वर्गमूल -1, ऐसा लिख सकता हूं। वर्गमूल -5 को मैं वर्गमूल 5 गुणा वर्गमूल -1 लिख सकता हूं। आगे जाके वर्गमूल की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे आप, तो वर्गमूल -5 को वर्गमूल 5 गुणा वर्गमूल -1 लिख सकता हूं मैं। अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, वर्गमूल -5, और इसको मैं क्या बोल दूंगा, आई बोल दूंगा। आई, आई मींस इमेजिनरी नंबर। तो या तो काल्पनिक संख्याएं इस प्रकार की होंगी, या तो काल्पनिक संख्याएं आई के फॉर्म में दिखाई देंगी। तो काल्पनिक संख्याएं या तो वर्गमूल में ऋणात्मक रूप में दिखाई देंगी, या तो आई के रूप में दिखाई देंगी। जैसे वर्गमूल -4, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, वर्गमूल 4 गुणा वर्गमूल -1, ऐसा लिख सकता हूं। वर्गमूल 4 का मान क्या होता है, 2, और वर्गमूल -1 को मैं क्या लिखूंगा, आई। ये होती है काल्पनिक संख्याएं। नाम से ही आपको स्पष्ट होना चाहिए, जो केवल कल्पना में हो, जो इमेजिनेशन में हो, जिनका रियल लाइफ में कोई उपयोग ना हो। इनका रियल लाइफ में कोई उपयोग नहीं होता है, ना मापने में ना गिनने में इनका कोई उपयोग होता ही नहीं है। अगर आपका वर्गमूल में नेगेटिव नंबर आ रहा है, मतलब आपने कैलकुलेशन कहीं गलत किया है, क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में कहीं पे भी काल्पनिक संख्या नहीं है। तो ध्यान रखेंगे, वर्गमूल में ऋणात्मक रूप में रहेंगी या आई के फॉर्म में रहेंगी, उसको आप क्या बोलेंगे, काल्पनिक संख्या बोलेंगे। इसको छोड़कर जितनी भी संख्याएं बचेंगी वो सब की सब क्या होंगी, वास्तविक संख्या होंगी, जिनका रियल लाइफ में यूज होता है। आपने सिलेबस में भी देखा था, वास्तविक संख्याएं लिखी गई हैं। अब वास्तविक संख्याओं को मैं आगे वर्गीकृत करूंगा तो ये दो प्रकार की होती है। एक होती है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, इसको बोलते हैं रैशनल नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट है, आज समय नहीं है वरना इसी पे आधारित प्रश्न कराता मैं आज आपको। आज समय नहीं है क्योंकि छत्तीसगढ़ की क्लास भी आरंभ होगी, तो मैं इस पे प्रश्न आपको कराता, क्योंकि समय थोड़ा कम है। 3rd क्लास आपकी छत्तीसगढ़ की स्टार्ट होगी। सिलेबस मैंने बहुत समझा दिया आपको,
तो समय वहां पे लग गया। खैर आने वाले समय में देखेंगे ही, समय अभी आएगा, अभी तो आरंभ किए हैं अपन, अभी तो पूरा का पूरा कहानी बचा हुआ है। तो इस पे एक प्रश्न कराऊंगा, कल कराऊंगा, अच्छे अच्छे प्रश्न, पूरा बेसिक से समझाऊंगा मैं, अच्छे अच्छे प्रश्न कल देखेंगे इसमें। तो वास्तविक संख्याओं को दो पार्ट में तोड़े हैं, तो परिमेय संख्या और दूसरी होगी अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या को बोलते हैं इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, ठीक। वास्तविक संख्या दो प्रकार की, परिमेय और अपरिमेय। देखेंगे क्या होता है परिमेय, क्या होता है अपरिमेय। आपके दिमाग में केवल यह बसा है कि परिमेय मतलब P बटे Q का रूप, केवल ऐसा बसा है कि सर अंश बटे हर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में होगा तो उसको परिमेय बोलते हैं। केवल इतना बात नहीं है, और भी बातें समझनी है इसमें, तो आगे जाके समझेंगे इसको। परिमेय संख्या आगे जब वर्गीकृत करेंगे तो तीन पार्ट में टूटती है। पहली होगी प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। दूसरी होती है पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, इसको बोलते हैं होल नंबर। और तीसरी होती है पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या, इसको बोलते हैं इंटीजर्स, ठीक। परिमेय संख्या को आप आगे वर्गीकृत करोगे तो तीन प्रकार की होगी, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर, इसको बोलते हैं होल नंबर और इसको बोलते हैं इंटीजर्स। समझेंगे अभी एक एक बातों को समझेंगे, क्या होती है प्राकृत, क्या होती है पूर्ण, क्या होती है पूर्णांक। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं केवल आपको बता रहा हूं संख्याओं का वर्गीकरण कि संख्याएं क्या क्या कवर करनी है। तो सबसे पहले आपने समझा संख्या की परिभाषा को, तो संख्या की परिभाषा आपने देखी, संख्याएं वे गणितीय वस्तुएं जिनका उपयोग मापने में, गिनने में इत्यादि चीजों में किया जाता है। इसके बाद आपने समझा संख्या दो प्रकार की होती है, वास्तविक और काल्पनिक। काल्पनिक संख्या सिलेबस में नहीं है, फिर भी आपने समझा काल्पनिक संख्या कैसी दिखाई देती है, तो या तो वर्गमूल में ऋणात्मक रूप में दिखाई देगी या तो आई के रूप में दिखाई देगी। उसके बाद आपने समझा काल्पनिक संख्या को छोड़कर जितनी संख्याएं होंगी वो सब की सब क्या होंगी, वास्तविक। तो वास्तविक संख्या दो प्रकार की, परिमेय और अपरिमेय, रैशनल एंड इररैशनल। परिमेय संख्या तीन प्रकार की, प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक, मतलब नेचुरल, होल एंड इंटीजर्स। अब पूर्णांक संख्या तीन प्रकार की होती है, एक होती है ऋणात्मक पूर्णांक, दूसरी होती है शून्य पूर्णांक और तीसरी होती है धनात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक, शून्य पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक, ठीक। प्राकृत संख्या दो प्रकार की होती है, एक होती है समप्राकृत, ये देखिए एक होगी समप्राकृत संख्या, सुना होगा आपने। समप्राकृत संख्या मतलब होता है इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर। और दूसरी होती है विषम प्राकृत संख्या, विषम प्राकृत संख्या, इसको बोलते हैं ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर। ये संख्याओं का वर्गीकरण आपके सामने लिखा हुआ है, देख पा रहे हैं। परिमेय संख्या तीन प्रकार की, प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक। प्राकृत संख्या दो प्रकार की, समप्राकृत और विषम प्राकृत। पूर्णांक संख्या तीन प्रकार की, ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक। ये संख्याओं का वर्गीकरण आपके सामने लिखा हुआ है, ये संख्याओं का वर्गीकरण आपके सामने लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप, ये देखिए ये संख्याओं का वर्गीकरण आपके सामने पूरा लिखा हुआ है। इसके अलावा दो संख्याएं और कवर करनी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एक होगी भाज्य, भाज्य संख्या, इसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। और दूसरी होती है अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, इसको बोलते हैं प्राइम नंबर। इतनी संख्याएं आपको डिटेल में पढ़नी है, प्रश्न तभी बनेंगे जब ये संख्याएं आपको पता होंगी। तो आज केवल आपने समझा किसको है, काल्पनिक संख्या को। कल मैं डिटेल में बाकी संख्याओं के बारे में आपको बता दूंगा, जो भी संख्याएं हैं डिटेल में बताऊंगा। और कल मैं आपको परिमेय संख्या पे कैसे प्रश्न बनते हैं वो भी दिखाऊंगा। एक एक संख्या को पकड़ेंगे, उसके क्वेश्चंस को खत्म करेंगे। प्रैक्टिस सीट आपको मिलेगा, 2 दिन 3 दिन 4 दिन में एक प्रैक्टिस सीट आपको मिलता रहेगा। तो जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं, और प्रैक्टिस सीट में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, वो प्रैक्टिस सीट और आपको ये जो भी कराऊंगा क्लास में उतना करना है, बस इतना अगर कर लेंगे तो क्वेश्चंस आसानी से बनेंगे। तो आज मैंने बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाया है, कल
इसके आगे का देखेंगे। आज मैं केवल आपको सिलेबस स्ट्रक्चर बता रहा था, एग्जाम का कैसा होगा, क्या क्या सिलेबस से कितने कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं, इतना ध्यान रखेंगे आज के लिए। यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या, बताइए एक बार। एसआई के लिए 35 साल है शायद मेरे ख्याल से, जनरल का मिनिमम पूछे हैं क्या, मिनिमम 21-22 साल है मेरे ख्याल से, 21 या 22 साल। फॉर्म तो भरा गया है ना एसआई का। चलिए यहां तक क्लियर है सभी को, एक बार कमेंट कर दीजिए, कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल ठीक। तो ज्यादा कुछ मैंने पढ़ाया नहीं है आज मैंने केवल सिलेबस को डील किया है पूरा, चारों एग्जाम का जो मोटे मोटे तौर पे सिलेबस होगा, और थोड़ा सा मैंने इंट्रो दिया है बस। एकदम बेसिक से पढ़ेंगे, कोई पार्ट आपका स्किप नहीं होगा, आपको खुद में इंप्रूवमेंट नजर आएगा। मैथ्स से डरना नहीं है आपको, मैथ्स आपको नजर आने लगेगा, आपके आंखों के सामने मैथ्स आपको दिखेगा। कुछ दिन दीजिए तो आपको समझ में आएगा आप में इंप्रूवमेंट हो रहा है। एकदम बेसिक से पढ़ेंगे। चलिए, तो आशा करता हूं आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। कुछ दिन आप दीजिए, आपको इंप्रूवमेंट आप में दिखाई देगा। चलिए, तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।